नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, रेट, सी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ध्यान दीजिएगा, इसमें 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं और साथ ही साथ बीआईएमपी फैक्ट्स भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईएमपी फैक्ट्स लिए गए हैं। पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो 4 से 5 नंबर आपके कवर हो सकते हैं। लगभग सभी टॉपिक से प्रश्न हैं इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ इसी तरह की वीडियोस के लिए आपको चैनल पर सीडीपी प्लेलिस्ट में 100 एमसीक्यूज की वीडियो 100 एमसीक्यूज की वीडियो मिल जाएंगी। उसे आप लोग सॉल्व कीजिए 111, यानी 111 क्वेश्चन की वीडियो है। 111 क्वेश्चन एमसीक्यूज की वीडियो है, वो भी आप लोग सॉल्व कीजिए। और जो भी आपका स्कोर होता है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। जितना भी आपका स्कोर हो वो आप स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में मैं बता दूं आप लोगों को कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज के अलावा मैंने कुछ जो है वीआईएमपी फैक्ट्स लिए हैं, तो आप लोग वीआईएमपी फैक्ट्स जरूर देखिएगा। ठीक है, एकदम लास्ट में लिए हैं। पहले हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग जो बहुविकल्पी प्रश्न है उन्हें सॉल्व करेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें लास्ट में देखेंगे। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वहां से कम एक क्वेश्चन तो हो सकता है मिल ही जाए आप लोगों को। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है, पियाजे के अनुसार यह दोष किस अवस्था का है? तो बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है, पियाजे के अनुसार यह दोष किस अवस्था का है? ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये ऑप्शन में देखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। इसको तुरंत याद कर लीजिए। ठीक है, अगला है ऑप्शन इन्होंने दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी ऑप्शन है अमूर्त ऑब्लिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे अमूर्त भी कहते हैं और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, बालक निर्जीव को सजीव कब समझने लगता है? बालक निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, इसके आगे मैंने इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अलावा जो पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, टोटल 4 अवस्थाएं हैं, वो मैंने सभी के सभी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो देखिएगा जरा, इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं से होकर गुजरता है। आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जब बालक वातावरण से अंतःक्रिया करता है तो उसी क्रम में बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। आपको संज्ञानात्मक पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, पियाजे ने 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं आपको ध्यान देना है। देखिए, पहली अवस्था क्या है? पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था, इन चारों अवस्थाओं को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, और इसका समय आप याद रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये है 2 से 7 वर्ष। ठीक, अभी जो हमने डिस्कस की है पीछे। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और चौथी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय है 11 वर्ष से ऊपर। देखिए, यहां से आपके 8 प्रश्न बनेंगे। 8 प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। कितने प्रश्न? 8 प्रश्न। कैसे बनेंगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था क्या है? तो आप बताएंगे संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक, इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोला जाता है। दूसरी अगर अवस्था पूछते हैं, दूसरा प्रश्न बनेगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी तरीके से अगर तीसरी अवस्था पूछते हैं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अगर औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात चौथी अवस्था पूछते हैं तो आप फोर्थ ऑप्शन बताएंगे। ठीक, ये 4 प्रश्न बने। इन 4 प्रश्न के अलावा 4 प्रश्न यहाँ के इससे संबंधित जो है टाइम पीरियड, यानी इसका जो समय है कब से कब तक का है, जैसे संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसका समय कब से कब तक होता है, इसका टाइम पीरियड, समय काल कब से कब तक होता है? तो ये होता है जन्म से 2 वर्ष। अब 5वां प्रश्न यहां से बन गया। इसी तरीके से हम लोग आगे भी देखेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अगर समय पूछ लिया जाए तो 2 से 7 वर्ष। 6वां प्रश्न यहां से बना। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का 7 से 11, और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का 11 वर्ष से ऊपर। तो 8 प्रश्न बने। 4 उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं अलग से, और इनके जो है टाइम पीरियड अलग अलग आपको याद रखने हैं। ठीक, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस इतना आप तैयार रखिएगा। ठीक,
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, किशोरावस्था कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था कठिन काल कहा जाता है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा, शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण, बी है मूल्यों, आदर्शों व संवेगों में संघर्ष के कारण, सी है आवेगों व संवेगों में परिवर्तन के कारण, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किशोरावस्था कठिन काल कहा जाता है। कठिन काल कहा जाता है। यहीं से एक प्रश्न बनता है, अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कठिन काल किसे कहा जाता है, आपको प्रश्न ऑप्शन दे दीजिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे किशोरावस्था। लेकिन हम लोग इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि यहां पर कहा जा रहा है किशोरावस्था कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि चारों ऑप्शन में देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण, ठीक, साथ ही साथ मूल्यों, आवेगों, आदर्शों व संवेगों, मूल्यों, आदर्शों व संवेगों में संघर्ष के कारण, आवेगों व संवेगों में परिवर्तन के कारण, तो इन सभी के कारण कठिन काल कहा जाता है किशोरावस्था। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। थर्ड नंबर है, पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथियां विकसित होती हैं। तो देखिएगा, पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथियां विकसित होती हैं, कब होती हैं? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है बाल्यावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, शैशवावस्था। नोट कीजिएगा, शैशवावस्था में पितृ विरोधी व मातृ विरोधी, पितृ विरोधी व मातृ विरोधी जो ग्रंथियां होती हैं विकसित होती हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, पितृ विरोधी ग्रंथि को जाना जाता है, क्या कहा जाता है? पितृ विरोधी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, ए है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, बी है लिबिडो, सी है नॉर्सिज्म और डी है इरोज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है पितृ विरोधी ग्रंथि को, पितृ विरोधी ग्रंथि को। साथ ही इससे रिलेटेड यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिया है, देखिएगा कि पितृ विरोधी ग्रंथि में बालक जो है वो माता से प्रेम करता है और पिता से घृणा करता है। ठीक, विरोधी ग्रंथि है, तो यहीं से आप समझ गए होंगे, इतना समझाने की जरूरत नहीं है कि माता से प्रेम करता है। पितृ विरोधी ग्रंथि में माता से बालक जो है प्रेम करता है और पिता से घृणा करता है। ठीक, माता से प्रेम, पिता से घृणा, ये होती है पितृ विरोधी ग्रंथि, पितृ विरोधी ग्रंथि। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट लिए हैं वो मैंने एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज के बाद लिए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वहां से आपके कुछ क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिफ्थ नंबर, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, क्या है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र? ऑप्शन ए देखिएगा, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र जो है ये सभी है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन ये भी है। ठीक, ए ऑप्शन भी सही है। बी, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ये भी है क्षेत्र। ठीक, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन ये भी है। ठीक, तो अगर ऊपर के तीनों हैं तो हम राइट आंसर क्या सेलेक्ट करेंगे? राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे डी ऑप्शन। ठीक, उपरोक्त सभी, फिफ्थ का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 6 नंबर, नोट कीजिए 6 नंबर। यहां पर देखिएगा, इस स्लाइड में 6 नंबर से पहले मैंने ये स्लाइड ली है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ये जो मैंने स्लाइड ली है ये हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूं, क्यों? यहां से आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आराम से तैयार होते हैं। ठीक, तो इसको इसी तरीके से तैयार रखिएगा कि पावलाव का कुत्ता दौड़ा, थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा कूदा, कोहलर के चिंपैंजी पर। ठीक, आपको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक, देखिएगा, पावलाव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, पावलाव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर और कोहलर ने चिंपैंजी पर। ठीक, अगर चिंपैंजी ऑप्शन में ना मिले तो वनमानुष मिलेगा, वनमानुष मिलेगा, और अगर चिंपैंजी का नाम पूछा जाए तो सुल्तान बताइएगा, सुल्तान बताइएगा। स्किनर ने चूहे पर तो प्रयोग किया ही था, साथ ही साथ कबूतर पर भी किया था। आप यहां याद रखिएगा कि स्किनर ने चूहे के साथ साथ कबूतर पर भी प्रयोग किया था, लेकिन ज्यादा मान्यता मिली चूहे को। ठीक, तो इतना क्वेश्चन आपका देखिए 5 से 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो पूरे तैयार ही हैं। ठीक, इसको इसी तरीके से आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक, और साथ ही साथ अगर दूसरे से अगर आप इसी तरीके बता देते तो आपका और जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान या बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है? ठीक, तो निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है? बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है स्किनर, बी है थॉर्नडाइक, सी है कोहलर और डी है पावलाव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थॉर्नडाइक। ठीक, किसका मनोविज्ञान है? थॉर्नडाइक का मनोविज्ञान जो है बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब अगला नेक्स्ट है
6 नंबर, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन भी है कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है पूर्व प्राथमिक कक्षा को, बी है प्ले स्कूल को, सी है घर को और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रथम कक्षा याद कर लीजिएगा, सी टेट में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं सी टेट में, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है घर को, ठीक। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा घर को कहा जाता है, किसे माना जाता है? घर को माना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर, भूख प्यास तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक हैं? भूख प्यास तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक हैं? ये प्रश्न आ भी चुका है, ठीक है। यूपी टेट में इस तरह के प्रश्न आ भी चुके हैं, सी टेट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भूख प्यास तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक हैं। ऑप्शन ए है जन्मजात प्रेरक, बी है प्राथमिक प्रेरक, सी है अर्जित प्रेरक और डी है ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ये कहा जा रहा है डी ऑप्शन में, ठीक। तो बताइए कौन सा होगा? डी होगा या ए होगा या बी होगा या सी होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन होगा क्योंकि जो भूख प्यास और निद्रा है, भूख प्यास और निद्रा है, ये जन्मजात प्रेरक और प्राथमिक प्रेरक दोनों हैं, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, 9 नंबर, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? देखिए मैंने इससे पहले अन्य वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आपको सभी मनोविज्ञान जो मनोवैज्ञानिक हैं, सभी मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे संबंधित देश किस देश से है, उनका संबंध किस देश से है, आपको याद रखना है। क्योंकि प्रश्न 1 नंबर का ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए दिए गए वैज्ञानिक किस देश से संबंधित है, ठीक है। मैचिंग में भी आ सकता है, मैचिंग में भी आ सकता है, तो वहां पर आपको तैयार होना चाहिए। तो देखिए स्किनर किस देश से हैं? स्किनर है अमेरिका से। ऑप्शन ए है जापान, बी है इंग्लैंड, सी है अमेरिका और डी है इटली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन अमेरिका, ठीक। स्किनर किस देश से हैं? अमेरिका से हैं, ठीक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 1 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, 10th नंबर क्वेश्चन है, नोट कीजिए। आरती हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि सीमा उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के डॉट 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 सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, वैयक्तिक विभिन्नता, बी है अंतः संबंध, सी है निरंतरता और डी है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन वैयक्तिक विभिन्नता, ठीक है। याद रखिएगा कि आरती हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि सीमा उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। तो किस कारण लेती है ज्यादा समय? तो याद रखिएगा भाई कि वैयक्तिक विभिन्नता के कारण। किसके कारण? वैयक्तिक विभिन्नता के कारण। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 11th नंबर क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 11th नंबर है, एसआर स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी की शिक्षा में निम्नलिखित उपयोगिता है सिवाय, ठीक है। तो देखिएगा 11th नंबर हम लोग देखते हैं, इसमें अभ्यास द्वारा विद्यार्थियों को किसी भी कार्य में कुशल बनाया जा सकता है, बी है इसके द्वारा मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है, सी है इसके द्वारा गलतियों एवं भूलों का निराकरण किया जा सकता है और डी ऑप्शन इसमें थोड़ा सा कट गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, इसके द्वारा मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है, ठीक है। इसके द्वारा मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है, ठीक। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। इन 3 ऑप्शन में रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है जूम ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि एसआर स्टिमुलस, ठीक है, एसआर स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी की शिक्षा में निम्नलिखित उपयोगिता है सिवाय इसके द्वारा मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है, ठीक है। इसमें अभ्यास द्वारा विद्यार्थियों को किसी भी कार्य में कुशल बनाया जा सकता है, इसके द्वारा गलतियों एवं भूलों का निराकरण किया जा सकता है और विज्ञान व गणित विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। तो ये 4th ऑप्शन है, 4th ऑप्शन देखिएगा, विज्ञान व गणित विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी, ये दिया जा रहा है। ये 4th ऑप्शन जो है यहाँ पर लिखा है, मैंने बोल दिया कि विज्ञान व गणित विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी, ठीक, शायद गणित लिखा है, ठीक। तो ये ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बी ऑप्शन राइट आंसर, इसके द्वारा मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? देखिएगा ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है फ्रायड, सी है स्टर्न और डी है जेम्स ड्राइवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 का सी ऑप्शन होगा, नोट कीजिए, सी ऑप्शन स्टर्न, ठीक है। स्टर्न ने बताया है खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित, ठीक, क्रिया है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, नोट कीजिए, छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं, यह शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है? ठीक है, छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं, यह शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है? ऑप्शन ए है अवबोध, बी है अनुप्रयोग, सी है मूल्यांकन और डी है ज्ञान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, ज्ञान, ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर,
किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? ऑप्शन ए है 15वें वर्ष में, बी है 12वें वर्ष में, सी है 7वें वर्ष में और डी है 8वें वर्ष में। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किसी भी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास होता है 12वें वर्ष में। ठीक है, 12वें वर्ष में विकास हो जाता है तर्क तथा समस्या समाधान, तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास। ठीक, 14 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, ध्यान आकर्षित होने में डॉट 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 की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए है उद्दीपन की तीव्रता, बी है उद्दीपन की उपादेयता, सी है उद्दीपन की विश्वसनीयता और डी है उद्दीपन की सक्रियता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, 15 का उद्दीपन की तीव्रता होगा। उद्दीपन की तीव्रता ए ऑप्शन राइट आंसर है। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक, यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा उद्दीपन की तीव्रता। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। देखिए सी-टेट में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन तैयार रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और जो अन्य वीडियो हैं, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में जो मिल जाएंगे उनमें भी इस तरीके से प्रश्न जो हैं वो मैंने करवाए हैं। इस तरीके के काफ़ी प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक, तो आप 100 MCQs की साथ ही साथ 111 यानी 111 111 MCQs की वीडियो और 30 MCQs की कई वीडियो अपलोड है, आप उन्हें जरूर देखें। ठीक, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है क्या है? ऑप्शन ए है नष्ट, बी है उत्पन्न, सी है विकास और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 16वें का होगा बी ऑप्शन उत्पन्न। याद रखिएगा ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? उत्पन्न है। क्या है? उत्पन्न। बी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। आप लोग अगर सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट एक दिन में देख लेते हैं ना, तो एक ही दिन में आपका पूरा सीडीपी रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो सीडीपी पूरा एक दिन में रिवाइज कर डालिए। ठीक, एक ही दिन के अंदर जितनी सीडीपी के जो प्रैक्टिस सेट है वो सारे आप लोग एक ही दिन में देख डालिए। ठीक, सुबह से बैठिए और दोपहर 2-3 बजे तक आराम से आपके सीडीपी का सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाएगा और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक, मात्र एक ही दिन में पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देख डालिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है क्या है? ऑप्शन ए है बालकों की उपलब्धि स्तर को ऊंचा करना, बी है बालकों की क्षमताओं का विकास करना, सी है बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाना और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 17 का डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उपरोक्त सभी शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य क्या है? बालकों की उपलब्धि स्तर को ऊंचा बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। बालकों की उपलब्धि स्तर को ऊंचा बनाना, बालकों की क्षमताओं का विकास करना, ये भी है उद्देश्य, और साथ ही साथ बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाना, ये भी उद्देश्य है। तो शैक्षिक निर्देशन का, ठीक है, ये सभी उद्देश्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित विधि नहीं है। व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित विधि नहीं है, कौन सी नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने इस तरह के प्रश्न जब भी कराए हैं आप लोगों से कहा है कि जो नहीं वर्ड है ना इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी हड़बड़ाहट में नहीं पर ध्यान नहीं जाता है और जो होता है वो हम बता देते हैं, ठीक, उल्टा बता देते हैं। तो आपको उसी को बताना है जो व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित विधि नहीं। ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, बी है डक्रोली विधि, बी है डैक्रोली विधि और सी है विनेटिका और डी है किंडरगार्टन। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, व्याख्यान विधि। ठीक, डैक्रोली, विनेटिका और किंडरगार्टन ये हैं। ठीक, तो व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित विधि कौन सी नहीं है? वो है ए ऑप्शन, व्याख्यान विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक, एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, बी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके और डी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो भैया कठोर वाले को तो तुरंत कट कर देना, ठीक है, ये कठोर ये सब सी टेट में इस तरह के जो भी प्रश्न आए तुरंत, ठीक है, अगर किसी ऑप्शन में कठोर मिल जाए, ठीक है, नकारात्मक आप मिल जाए, जो आपसे सकारात्मक प्रश्न पूछा गया तो आंसर भी सकारात्मक जाएगा। ठीक है, कठोर बोल दिया गया तो तुरंत इसको कट कर दीजिए। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे से आपको कठोरता नहीं दिखानी है। ठीक, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर ये भी नहीं होगा, बी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। क्या हुआ? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक है, बच्चों को में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है? नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में अगर शामिल करते हैं तो इससे बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है 20 नंबर,
विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, बी है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, सी है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए और डी है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो देखिए विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, देखिएगा 20 नंबर है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा ए ऑप्शन, कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, और बी सी ऑप्शन है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, और डी है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो देखिए आप लोगों ने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, इतने देर में आप लोग समझ चुके होंगे कि जो भी पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आपको उसका आंसर भी पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो देखिए छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 21 का डी ऑप्शन जाएगा। डी ऑप्शन क्यों? क्योंकि इस दौरान वो क्या होगा, सामाजिक कौशल भी सीख सकेंगे। जो बच्चे हैं अगर वो अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, उठते बैठते हैं, तो याद रखिएगा इससे सामाजिक कौशल भी उनके अंदर आएंगे, तो वो सामाजिक कौशल भी सीख सकेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला नंबर देखते हैं 22 नंबर। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की ऑब्लिक के ... के बारे में चिंतित है। ऑप्शन ए है प्रश्नों के प्रकार, बी है विश्वसनीयता, सी है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, और डी है अवैधता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में भरा जाएगा। मैंने बताया आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन तैयार रखने सी टेट के लिए। ठीक, इस बार सी टेट आपका 100% निकलेगा। ठीक है, अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप का कभी मान लीजिए आपने दिया पिछली बार और नहीं निकला तो इस बार तो 100% आपका निकलेगा। ठीक, इस तरीके से जितने भी प्रश्न हैं आप उनको तैयार रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 23 नंबर। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय ... का ... जरूरी होना चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स, समय का फिलिंग द ब्लैंक्स जरूरी होना चाहिए। ऑप्शन ए है अन्य शिक्षकों समावेशन, बी है विद्यार्थियों बहिष्करण, सी है अभिभावकों समावेशन, और डी है विद्यार्थियों समावेशन। तो आपको देखिए पहले में क्या भरना है, पहले में देखना है कि अन्य शिक्षक आएगा और समावेशन आएगा, या फिर विद्यार्थियों आएगा या बहिष्करण होगा। तो जो उचित हो उसी को भरना है। तो देखिए विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय, फिर से देखिएगा, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय अन्य शिक्षकों का समावेशन जरूरी होना चाहिए, या विद्यार्थियों का बहिष्करण जरूरी होना चाहिए, या अभिभावकों का समावेशन जरूरी होना चाहिए, या विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए। तो 23 का राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा। डी ऑप्शन। देखिए दोनों को आपको रखना है बारी बारी से, पहले को पहले की जगह पर, और दूसरे को दूसरे की जगह पर, याद रखिएगा। ठीक, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है ... का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो, बी है आवधिक परीक्षाएं, सी है गृह कार्य, और डी है योगात्मक कार्य। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा पोर्टफोलियो। क्या होगा? पोर्टफोलियो। ठीक, तो याद रखिएगा जब भी इस तरीके से प्रश्न आए और उनमें पोर्टफोलियो ऑप्शन हो तो आप राइट आंसर पोर्टफोलियो ही टिक करेंगे। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, बी है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, सी है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, और डी है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। तो देखिए 25 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये सत्य होगा, याद रखिएगा ये 25 नंबर में आपको बताना था कौन सा सत्य है, तो इसमें सत्य ये बी ऑप्शन सही है। ठीक, सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। सामाजिकरण है, ऑप्शन ए है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, सी है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन और डी है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 26 का राइट आंसर सभी ने सेलेक्ट कर लिया होगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, बी ऑप्शन राइट आंसर है, सामाजिकरण है। ठीक है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। डॉट 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 अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक विघ्न, बी है सांस्कृतिक कारक, सी है सेरेब्रल डिस्फंक्शन और डी है व्यवहारगत विघ्न। तो इस क्वेश्चन का 27 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक अतिरिक्त निम्नलिखित सांस्कृतिक कारक अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, 27 का बी ऑप्शन, यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स में सांस्कृतिक कारक आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। डॉट डॉट प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। ऑप्शन ए है संरक्षण उन्मुखी, बी है भावात्मक, सी है सुरक्षा उन्मुखी और डी है प्रभावी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी 28 का बी ऑप्शन भावात्मक। ठीक, भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। ठीक है, यहां पर राइट आंसर आपका होगा भावात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संबंधी जागरूकता, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है सही सही व धारा प्रवाह बोलना, बी है जानना समझना व लिखना, सी है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना और डी है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो देखिए 29 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। और 30 नंबर के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग 30 नंबर कर लेते हैं। 30 नंबर है निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप है। स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, यहां पर बताना है निम्न में से कौन सा। ऑप्शन ए है व्यवहारिक बुद्धि, बी है प्रायोगिक बुद्धि, सी है संसाधन पूर्ण बुद्धि और डी है गणितीय बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है व्यवहारिक बुद्धि। याद रखिएगा, निम्न में से जो व्यवहारिक बुद्धि है वो स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अब यहाँ पर जो वीआईपी फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको इसी तरीके से नोट करने हैं अपने नोटबुक में। ठीक, यहां से प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया क्या है, गामक कौशल संबंधी कठिनाई। याद रखिएगा, अप्रेक्सिया क्या है, गामक कौशल संबंधी कठिनाई है, आपको याद रखना। अगला पॉइंट देखते हैं, सेकंड नंबर क्या है कि डिस्थीमिया क्या है, तनाव वाली स्थिति होती है। डिस्थीमिया क्या है, ये तनाव वाली स्थिति है। डिस्थीमिया तनाव वाली स्थिति है। अगर आपसे पूछा जाए कि भ्रम वाली स्थिति क्या होती है, तो डिसमॉर्फिया, डिसमॉर्फिया थर्ड पॉइंट। ठीक, अगर भ्रम वाली स्थिति पूछा जाता है तो आज जैसे ऑप्शन दे दीजिए अप्रेक्सिया, डिस्थीमिया, डिसमॉर्फिया, डिसकैलकुलिया। ठीक, तो राइट आंसर डिसमॉर्फिया लगाएंगे। क्या, डिसमॉर्फिया, डिसमॉर्फिया भ्रम वाली स्थिति होती है। और अगर तनाव वाली स्थिति पूछें, तनाव वाली स्थिति, तो डिस्थीमिया बताइएगा, डिस्थीमिया। ठीक, और गामक कौशल संबंधी कठिनाई पूछें तो अप्रेक्सिया। ठीक, अगला देखते हैं, शारीरिक क्रियाओं का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। शारीरिक क्रियाओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मॉर्गन है। कौन है, मॉर्गन महोदय। ठीक, याद रखिएगा नाम मॉर्गन महोदय। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है अंतर्नोद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ये देखिए प्रतिपादक बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं प्रतिपादक। ठीक, तो आपको इस तरीके के प्रश्न तैयार रखने हैं प्रतिपादक वाले। अंतर्नोद का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सीएल हल। यहाँ पर सिर्फ हल लिखा है, आप सीएल हल याद रखिएगा। ठीक, या सिर्फ हल आ जाए तो भी राइट आंसर आप हल ही टिक करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रोत्साहन एवं दंड का सिद्धांत के प्रतिपादक, प्रोत्साहन एवं दंड का सिद्धांत के प्रतिपादक हरलॉक हैं। अगर पूछा जाए प्रोत्साहन एवं दंड का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो राइट आंसर हरलॉक सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। ये तो सभी को याद होगा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नोट कीजिए, मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ये मांग का सिद्धांत के प्रतिपादक है।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट नोट कीजिए, 9th नंबर, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल, कौन? कैटल होंगे। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो गार्डनर, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर का है, ठीक। बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गार्डनर है। तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कैटल है। मांग का सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। और प्रोत्साहन एवं दंड का सिद्धांत के प्रतिपादक हरलॉक है, ठीक। तो इसे तैयार रखिएगा इतना। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक अगर पूछे जाए कि त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो याद रखिएगा स्पीयरमैन। कौन है? त्रिकारक सिद्धांत के स्पीयरमैन है। अगर त्रितंत्र के पूछे जाए, नोट कीजिएगा, त्रिकारक बोले तो स्पीयरमैन और त्रितंत्र बोले तो स्टर्नबर्ग। अभी देखिए स्टर्नबर्ग से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, शायद 30 नंबर था या 29 नंबर था, ठीक। तो यहाँ पर अभी पीछे मैंने किया है, हम लोगों ने किया है 30 MCQ जो सॉल्व किए हैं। तो त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्टर्नबर्ग है, स्टर्नबर्ग। अगला देखते हैं, तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। यहां से आपके दो प्रश्न तैयार होते हैं कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब विकसित किया गया, तो 1905 में किया गया। और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया, तो बिने तथा साइमन ने विकसित किया, ठीक। आपके दो प्रश्न तैयार हैं, ठीक। पहला तो कब किया गया, कब किया गया, तो 1905 में, और किसने किया, तो बिने तथा साइमन। तो वो एक बार फिर से देखते हैं, त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन, त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक स्टर्नबर्ग, और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। अगला देखते हैं, अगला है बुद्धि लब्धि का सूत्र। नोट कीजिए, बुद्धि लब्धि का सूत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में सूत्र पूछ लिया जाता है, या इससे रिलेटेड आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सवाल दे दिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो आपको इसी फार्मूले का यूज करना है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। या फिर शॉर्ट में याद रख लीजिए, शॉर्ट में याद कर लीजिए, शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, तो MA/CA इंटू 100, MA/CA इंटू 100 लगाइएगा, ठीक। सही आंसर। अगला देखते हैं, अगर शैक्षिक लब्धि पूछी जाए, अगर बुद्धि लब्धि पूछा गया तो 40 नंबर होगा, और अगर शैक्षिक लब्धि पूछा गया इसका फार्मूला, तो क्या बताएंगे? आपको बुद्धि लब्धि में जो मानसिक आयु है उसके स्थान पर शैक्षिक लब्धि में शैक्षिक आयु रख देना है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे ना, मानसिक आयु के स्थान पर आप शैक्षिक आयु रख देंगे, और बाकी फार्मूला वही है। तो ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक लब्धि जब भी आपसे पूछें तो शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। या अगर शॉर्ट में प्रश्न पूछा जाए, शॉर्ट में इसका फार्मूला पूछा जाए, तो EA/CA इंटू 100, EA/CA इंटू 100, MA/CA इंटू 100 ये बुद्धि लब्धि का है। और जब EA/CA की बात करें तो ये शैक्षिक लब्धि का है। शैक्षिक लब्धि को बोलेंगे शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, और बुद्धि लब्धि बोलेंगे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक। तो ये थे इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 30 थे, 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने लिए थे। 15 पॉइंट है, पूरे 15 पॉइंट है, ठीक। इन 15 पॉइंट को आप लोग तैयार रखिएगा, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट किया है आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में, आप लोगों के कितने सही हुए हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक। जिस किसी ने पूरी प्लेलिस्ट अगर देख डाली है, पूरी प्लेलिस्ट देख ली है, तो मेरा विश्वास है कि कम से कम उनके 25 प्लस में तो सही होंगे ही, 25 प्लस में सही होंगे, ठीक। और अगर 25 से नीचे हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करते रहिए, ठीक है। मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपके 30 में 30 जरूर सही होंगे, ठीक। 30 में 30 जरूर सही होंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और VIMP फैक्ट्स, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसी तरीके के वीडियोस के लिए और अपना सपोर्ट आप लोग प्लीज़ बनाए रखिए, ठीक। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो आप लोग अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिए, ठीक। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।